जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक ना। इसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, ठीक। जैसे ऊष्मीय प्रभाव, अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें इफेक्ट भी आता है, थर्मल इफेक्ट भी आता है, ठीक। केमिकल इफेक्ट भी उत्पन्न होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट और लाइटिंग इफेक्ट भी उत्पन्न होता है, ठीक। देखें, जैसे देखो कि अगर कोई वायर से, कोई तार से अगर ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो क्या देखते हैं। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखें ना, एग्जाम्पल देते हैं। हीटर देखा, हीटर में कुछ रहता है, नहीं रहता, क्या रहता है, वायर इधर से जोड़ दिया और हीटर के अंदर में भी वायर रहता है, ठीक ना, लेकिन उसका प्रतिरोधकता ज़्यादा रहता है, ठीक। उससे जब करंट गुजारते हैं तो हाई रेसिस्टेंस रहने के कारण, ज़्यादा प्रतिरोध रहने के कारण क्या होता है कि वो गर्म होने लगता है और हीट उत्पन्न करता है। तो उससे ठंडी के दिन में हम लोग जलाते हैं, रूम गर्म कर देता है, इमर्सन रड उसी वही होता है, ठीक। तो ये कहता है क्या, हीटिंग उसमें प्रभाव देता है। विद्युत धारा के कारण ही ना उसमें इफेक्ट उत्पन्न हुआ, वायर से गुजारे विद्युत धारा तो हाई रेसिस्टेंस के कारण हीट डेवलप हुआ, वही उसमें इफेक्ट हो गया, ठीक। आगे केमिकल इफेक्ट है और चुंबकीय इफेक्ट और प्रकाशीय इफेक्ट है, ठीक। तो देखो चुंबकीय प्रभाव, ठीक ना, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो कहते हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक। अगर कोई भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम क्या बताए थे कि जब हाई रेसिस्टेंस करते हैं, क्योंकि वायर जो रहता है उसका रेसिस्टेंस कम रहता है, ठीक। और जो एलिमेंट लगाते हैं जिसको हमको हीट करना था उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसमें हीट उत्पन्न होता है, ठीक। तो क्या कहता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक में उपस्थित प्रतिरोध के कारण, क्या बोले, चालक में जो प्रतिरोध है उसके कारण कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, विद्युत का उसमें प्रभाव कहते हैं। तो कहता है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा, अब बताए चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता कैसे, ठीक। तब मान लो कि पहले ही बताए थे, इससे पहले बताए थे, क्या बताए थे कि चालक में ऊष्मा उत्पन्न होगा कैसे। मान लो कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इधर सघन डेंसिटी है, ठीक ना, कण जो है एक दूसरे बहुत नजदीक है, ठीक ना। कण जो है वो क्या करेगा, टकराएगा इससे, इलेक्ट्रॉन को तो पढ़ने नहीं देगा, ठीक ना। तो दोनों में क्या होगा, टकराव होगा। तो अणुओं में जब टकराव होगा तो क्या बोला कि जिसका मॉलिक्यूल जितना सटा रहेगा, ठीक ना, उसमें उतना ज़्यादा विरोध होगा इलेक्ट्रॉन को पास कराने के में, ठीक। तो यही विरोध के कारण क्या होगा कि कोलिजन होगा, टकराव होगा, और टकराव से क्या होगा कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे क्या तलहत्ती है रगड़ो, ठीक, घर्षण हो रहा है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि नीचे का सरफेस इसका विरोध कर रहा है, और जब बेलने कर रहा है तो नीचे का सरफेस इसका विरोध कर रहा है। दोनों के विरोध के कारण क्या हो रहा है, हीट उत्पन्न हो रहा है। आना तो कसम, तो एक चमाटा कस के लगा दो गाल पे, गर्म हो जाएगा। काहे, दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, ठीक। तो इसी कारण क्या हुआ कि कोलिजन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो बोलते चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के कारण अणुओं के टकराव से उत्पन्न होता है क्या, ऊष्मा, ठीक ना। और ऊष्मा बराबर क्या होता है, हीट I² RT। यानी कि क्या होगा कि ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ठीक। इस कंडक्टर में क्या है कि A से B पॉइंट तक है, इसमें करंट पास कर रहा है, ठीक। और करंट पास कर रहा है तो कुछ तो इसका रेसिस्टेंस भी होगा, कुछ रेसिस्टेंस होगा ना। मान लेते हैं कि कुछ इसका रेसिस्टेंस है, तो इस वायर से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें कुछ रेसिस्टेंस है जो कि विरोध कर रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होने का,
और कुछ समय तो लगा होगा ए से बी पॉइंट तक जाने में, तो ए से बी पॉइंट तक जाने में जो समय लगेगा, ठीक, और जो रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोध इसका विरोध करेगा करंट पास करने का, उससे जो उत्पन्न होगा उष्मा, वही हीट उष्मा का कैलकुलेशन हुआ कि इतना उष्मा उत्पन्न हुआ। जैसे ये तो हम बता दिए उसमें प्रभाव में कि उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक। लेकिन अब ये तो पूछेगा कि कितना उत्पन्न हुआ। हम किसी से पूछे भाई कि तुमसे हम कुछ काम करवाए तो पैसा दिए, पैसा देंगे तुम मेरा ये काम कर दो, ये भी तो पूछेगा कि कितना दीजिएगा, है ना कि तुम बोल दोगे कि पैसा देंगे और काम करवा लिए तो 10 रुपया थमा दो और दिन भर काम करा लिया, है ना। तो वही कह रहा है कि पहले तो बोला कि भाई हमको उष्मा उत्पन्न होगा, तभी पूछ रहा है कि कितना उष्मा उत्पन्न होगा भाई, कैलकुलेट करके बताइएगा ना। तो उसके लिए फार्मूला है कि हीट उष्मा I² RT। तो जितना हम करंट देंगे, मान लो कि हम 2 एम्पियर करंट दे रहे हैं, 2 एम्पियर करंट दे रहे हैं, प्रतिरोध कितना है, R बराबर 4 ओम है, 4 ओम से विरोध कर रहा है और 2 सेकंड तक ही पास किया, 2 सेकंड तक ये करंट पास किया। तो फार्मूला लगा दो, H बराबर क्या हो जाएगा, I² RT बराबर कितना, 2 के स्क्वायर, I बराबर 2 है ना, 2 के स्क्वायर गुने R कितना है 4 ओम, अब गुने समय कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 32 जूल होगा, यानी कि 32 जूल उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक। अब कहता है उष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक। बस आगे आपको बताते हैं रासायनिक प्रभाव। चलो विद्युत धारा के प्रभाव है बताइए देंगे, ठीक ना। उसमें प्रभाव तो बता दिए, उसमें प्रभाव देख लिया, अब आया रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, ठीक ना। तो केमिकल इफेक्ट क्या कहता है, ठीक ना। कहता है रासायनिक प्रभाव, तो रासायनिक प्रभाव क्या होता है, बहुत सारे इफेक्ट देखा होगा। तो कहता है रासायनिक प्रभाव में जब विद्युत धारा को हम अम्ल से या क्षार से या नमक के घोल से, ठीक ना, किसी भी घोल से अगर हम, या फिर सिर्फ जल से ही अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसके अणु टूट जाता है, ठीक ना, उसका अणु टूट जाता है, अलग हो जाता है। जैसे मान लो कि जले है, तो जल क्या है H2O, ठीक ना। इससे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो एक अणु टूट जाता है, ठीक ना। इसके अणु टूट के कुछ बन जाता है H2 और O2, ठीक ना। तो वही कहता है कि जब हम विद्युत धारा को चाहे अम्ल से, चाहे नमक से, चाहे क्षार से, अगर के घोल से अगर हम गुजारते हैं विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा क्या करता है, विद्युत क्या करता है, उसका जो अणु रहता है उसका अणु को तोड़ देता है, ठीक ना, विभक्त कर देता है। जैसे HCl कुछ है अणु है, मतलब ये अम्ल है, एक रात से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करके जानते हो इसको किस में तोड़ देता है, H2 प्लस Cl2 में, ठीक ना, इसमें इसको तोड़ देता है। तो देखो ये तो सम्मिलित था, और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो कहता है उसके अणुओं में विभाज्य कर देता है, ठीक ना। तो पहला काम क्या हो गया, पहला केमिकल इफेक्ट क्या पड़ता है विद्युत धारा का, पहला केमिकल इफेक्ट क्या पड़ता है कि विद्युत धारा अम्ल, नमक और क्षार के घोल से गुजारने पर विद्युत धारा क्या करता है, उसके अणु को तोड़ देता है, विभक्त कर देता है, ठीक। दूसरा प्रभाव क्या है, क्या करता है कि रासायनिक विधि द्वारा विद्युत को इकट्ठा किया जाता है। कैसे, पता है, बैटरी देखे हैं, क्या करता है, रासायनिक विधि के द्वारा विद्युत को इकट्ठा करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया कि रासायनिक विधि द्वारा विद्युत को इकट्ठा किया जाता है। जैसे बैटरी में हम लोग विद्युत इकट्ठा करते हैं, ठीक, तो उसी तरह से। तीसरा क्या कहता है कि ऐसी बैटरियां जिन्हें चार्ज किया जा सकता है। बैटरी तो बहुत तरह का होता है, ठीक ना, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक। प्राइमरी सेल वो होता है जिसको कि एक बार चार्ज किए
जितना देर तक यूज करना है यूज किए, और बाद वो खत्म, उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। सेकेंडरी सेल वो होता है जिसको कि हम दोबारा चार्ज करके चला सकते हैं। एक बार चार्ज किए, उपयोग किए, फिर डिस्चार्ज हो गया, उससे ऊर्जा खत्म हो गया, फिर उसको हम चार्ज किए, फिर यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक कहते हैं कि ऐसी बैटरी हैं जिन्हें चार्ज किया जा सकता है, उनमें डीसी को इकट्ठा व डिस्चार्ज के रूप में उपयोग किया जाता है। डीसी को इकट्ठा नहीं, विद्युत लगा देते हैं बोर्ड से और उसको क्या करते हैं, बैटरी में इकट्ठा करते हैं, चार्ज करते हैं बैटरी को, तो इकट्ठा ही करना हुआ ना। तो ये होता है कि विद्युत को एकत्र करते हैं और फिर उसी को जब विद्युत नहीं रहता है तो उसी को डिस्चार्ज करते हैं। तो फिर डिस्चार्ज करते हैं तो विद्युत ही सप्लाई करते हैं ना, लाइन में उसको चार्ज में लगाए रखते हैं, और जब लाइट कट जाता है तो उसी के उपयोग से हम लोग बाजा हो, पंखा हो, टीवी हो चलाते हैं, ठीक ना। तो वही हुआ, ठीक। अब चौथा क्या है, विद्युत के रासायनिक प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक। विद्युत के रासायनिक प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है जानते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु है, ठीक ना, कोई भी चीज है, उस पर किसी और धातु का, कोई धातु है, उस पर कोई और धातु का क्या परत चढ़ाना, उसी को कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। जैसे कहता है कि जिंक का कोटिंग करना, ठीक, एल्युमिनियम पे, स्टील पे, ठीक ना। अच्छा मान लो कि कहता है कि स्टील पे सोना के कहता है पानी चढ़ा दिया, गांव घर में सुनता होगा ऐसी बात सामने कि पानी चढ़ा देता है, ठीक ना। वो पानी चढ़ाना कुछ ही हुआ, उसी को कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? एक विधि होता है जिसमें होता है कि यहाँ पे एक एनोड रहता है, यहाँ पे कैथोड रहता है, ठीक ना। अब क्या रहता है कि ये पॉजिटिव रहता है एनोड, ही निगेटिव कैथोड रहता है। अब जिस पर तुमको चढ़ाना है, जैसे मान लो कि स्टील है, ठीक ना, तो इस पर तुमको चढ़ाना किसका रंग? जिंक का, ठीक ना, या फिर चांदी का या फिर सोना का चढ़ाना है, तो जिसका तुमको रंग चढ़ाना है इस पे, उसको इस पे रखो, ठीक ना। और उसके बाद क्या करो कि इससे विद्युत दोनों से कनेक्ट कर दो, ठीक ना। ये पूरा में विलयन रहता है, ठीक ना। अब विलयन को तुम दोनों में को क्या करो, एक बीकर में रख दो, ठीक। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, ये एनोड, ये कैथोड, और दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव से, ठीक। अब पॉजिटिव पे रखोगे किस पर, जिस पर चढ़ाना है, और निगेटिव पे किसको रखोगे, जो चढ़ाना है। तो मान लो कि सोना का परत चढ़ाना है इस पर, ठीक ना, तो इस पर रखेंगे सोना का ये रहेगा, ठीक। और क्या ये होगा, धीरे धीरे डिपोजिशन होकर इस पर ही, इसके परत पर चढ़ते जाएगा, ठीक। तो वही होता है क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कहता है विद्युत का रासायनिक प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, ठीक। अब तीसरा क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव, ठीक। देखो अब तीसरा क्या है, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, कहता है कि जब किसी चालक से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके नजदीक अगर आप चुंबकीय सुई ले जाइएगा, चुंबकीय सुई टाइप का होता है, एक देखते हो कि इस तरह का भी चुंबक रहता है, ठीक। या फिर एक ऐसा रहता है बीच में से, ठीक, इस तरह का, ठीक, चुंबकीय सुई रहता है, ठीक, इस तरह का रहता है। अब इसको क्या होता है कि अगर वायर जा रहा है यहाँ से, ठीक, और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, अगर इसको हम नजदीक ले जाते हैं तो क्या होता है, इसमें फ्लक्चुएशन उत्पन्न होता है, ठीक, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें विक्षेप क्यों उत्पन्न हुआ भाई, वायर में तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, ठीक ना। यहाँ पे हम चुंबकीय सुई ले गए, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है,
इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, इसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। कंपन का उत्पन्न हुआ। अब ये बताओ कि चुंबक का गुण क्या है? चुंबक का गुण है कि जब चुंबक को है उसके नजदीक अगर कोई और चुंबक हम एक लाते हैं तो दूसरे चुंबक में क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, होता है। यानी कि चुंबक का चुंबक पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। तो इसमें भी विक्षेप उत्पन्न होने लगा ये चुंबक में। ये जो चुंबक जो था, ये जो चुंबक था कि इसमें जब करंट प्रवाहित हो रहा था इसके कारण इसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगा, ठीक, इस तरह से होने लगा, ऐसे है ना, अभी ऐसे होने लगा, ऐसे होने लगा, विक्षेप उत्पन्न होने लगा। तो काहे उत्पन्न होने लगा भाई? तो अभी हम की जानते हैं कि चुंबक का जब चुंबक पर प्रभाव पड़ता है, चुंबक को जब किसी चुंबक के नजदीक ले जाते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी कि ये तो चुंबक है, ये तो हम जानते करते हैं, लेकिन इसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगा जब इसके नजदीक ले गए। तो इसका मतलब क्या है कि इसके कारण भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, है ना, तभी तो इसके नजदीक ले गए तो इसमें भी विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके समीप चुंबकीय सुई ले जाने पर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जब उसके समीप चुंबकीय सुई ले जाते हैं क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न कर देती है, जिससे समझा जा सकता है कि चालक के परितः वृत्त आकार में चुंबकीय रेखाएं चलती है, ठीक। बस इस तरह से ऐसे ऐसे वायर है, यहाँ इसके नजदीक ऐसे चुंबकीय रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, और वही इसके जब नजदीक जाता है तो विक्षेप उत्पन्न कर देता है, ठीक। अब कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी आधार पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है क्या होता है? इसी आधार पर कार्य करता है, इसी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर ही काम करता है। नहीं देख तो बहुत सारा जो रहता है, बहुत जगह यूज होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना, तो उसमें तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उत्पन्न, और जब जैसे ही विद्युत धारा हटा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। नहीं विश्वास है ना, तो क्या करो कि लोहा के कुछ टुकड़ा ले लो, है ना, तो चुंबक के कुछ टुकड़ा ले लो, ठीक ना, और करंट को जो है कोई वायर से करंट प्रवाहित करो और उसके समीप से ले जाओ, देखोगे कि लोहा का जो टुकड़ा वो कंपन करेगा, ठीक ना, उछल कूद करते रहेगा, इस तरह से हल्का 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 ऐसे कंपन करते रहेगा। और उससे करंट काट दोगे, करंट उससे बंद कर दोगे प्रवाहित होना, तो वो अस्थिर हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक ना, यानी कि इलेक्ट्रिक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक। अब कहता है इसका प्रभाव तो कहाँ उपयोग होता है? इसका उपयोग भी तो कहीं होता होगा, तो कहाँ होता है? तो कहता है इस प्रभाव का उपयोग मोटर में, जनरेटर में, अल्टरनेटर में, इस सब में करते हैं। और किस में करते हैं? रेडियो में भी करते हैं, ठीक। सब में क्या करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक का प्रभाव, विद्युत इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करते हैं, ठीक ना, मैग्नेटिक इफेक्ट का। प्रकाशीय प्रभाव, लाइटिंग इफेक्ट, ठीक। तो लाइटिंग इफेक्ट क्या है? सिंपल सी बात है, जो घर में जो लाइट जो भी जलता है, बल्ब, CFL, रोशनी जो भी होता है, किसके कारण होता है? विद्युत के कारण है जी। बल्ब आप लोग घर में जलाते हैं, किसके कारण जलाते हैं? लाइट से ही ना जी। अगर विद्युत नहीं रहेगा तो कैसे जलाइएगा? नहीं तो बैटरी से जलाते हैं, उससे भी डायरेक्टली क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। वही कहता है कि जब विद्युत धारा किसी लैंप के फिलामेंट से होकर गुजरता है, जब विद्युत धारा किसी लैंप के फिलामेंट से होकर गुजरता है तो रोशनी बिखेरने लगती है, ठीक। और जैसे हम बोर्ड में बल्ब यहाँ लगा हुआ होल्डर में, ठीक, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ स्विच हम लाए, ठीक, और क्या किया, यहाँ बोर्ड में हम खोसे, तो क्या हुआ कि जब हम स्विच दिए तो यहाँ लाइट क्या हुआ? जलने लगा। तो वही जो रोशनी जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिर रोशनी बिखेरने लगती है, ठीक। इस सब विद्युत धारा के प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। अब कहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, लैंप, CFL, नियॉन बल्ब, कार्बन लैंप, ये सभी किसका उदाहरण है? विद्युत धारा के
प्रकाशीय प्रभाव के कारण है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो घर में जो रहता है कितना, वो जो लंबा वाला जो ट्यूबर रहता है, देखा है जी, 9 वोल्ट के जो रहता है, नहीं देखा है, 9 वाट के जो रहता है, ठीक ना, सॉरी वोल्ट में, 9 वाट के, 15 वाट के, 0 वाट के, 100 वाट के, ठीक ना, 100 वाट के शायद 25 वाट के रहता है, 38 वाट के रहता है, 45 वाट के रहता है, हैं? छड़िया में होता है। CFL फ्लोरेसेंट ट्यूब नहीं देखे हैं जी, पहले जो देखते थे कि घर में बड़का बड़का ट्यूब, जैसे शादियाँ भी हम जो अभी भी जो ट्यूबा लगा रहता है, शादी ब्याह में देखते हैं लंबा लंबा जो ट्यूब लगाता है, पॉल उल पर बांध देता है और बांस उसमें बांध देता है, उजला उजला उजलता है, वो क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप। और CFL तो देखने किए हैं, जो छोटा छोटा बल्ब घर में रहता है, आता था पहले, अब ना आने लगा LED बल्ब। इससे पहले क्या आता था, CFL आता था, कार्बन ये सब जो भी जलता है सब किसके कारण जलता है, विद्युत के उष्मीय प्रभाव के कारण। और उष्मीय प्रभाव की बताए थे कि वायर से जो करंट आता है तो वायर का रेसिस्टेंस कम रहता है, ऐसा फिलामेंट जो रहता है इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, विद्युत धारा आता है, क्या ज़्यादा रेसिस्टेंस आने के क्या कारण होता है कि उष्मा उत्पन्न होता है, और उष्मा के कारण क्या, प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक ना, प्रकाश और उष्मा दोनों उत्पन्न होता है, तो इसी के कारण उसमें प्रभाव होता है। तो दोस्तों आज आपका 5वां चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आज वो खत्म हो गया। अब आगे आपका अगला जो चैप्टर है, छठा चैप्टर जो आपका है वो क्या है, विद्युतीय पदार्थ, ठीक। अगला जो विद्युतीय पदार्थ एवं केबल, इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड केबल, ठीक। अगला जो आपका जो हम आगे बताएंगे, कल बताएंगे आपको, क्या है, छठा चैप्टर है विद्युतीय पदार्थ और केबल। जैसे विद्युतीय पदार्थ मतलब कौन चीज जो कि विद्युतीय कार्य में उपयोग होता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन, ठीक, ये सब क्या हो गया, अभ्रक, ये सब क्या हो गया, विद्युतीय पदार्थ हो गया। और केबल में भी उसी चीज का बना रहता है, स्टील का, एल्युमिनियम का और कॉपर का, ऐसे सब का। तो कल वही बताएंगे कि केबल किससे बनता है, ठीक, और विद्युतीय पदार्थ क्या क्या होता है, यही कल आपको हम बताने वाले हैं। तो अगला चैप्टर है छठा, विद्युतीय पदार्थ एवं केबल।